8 अक्टूबर यानी कि हरियाणा के लिए वो दिन जब सरकार कौन सी होगी ये सामने आएगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, हालांकि क्लियर मेजॉरिटी जो है वो दिखाई गई है कांग्रेस को, लेकिन क्योंकि वोटर ने अपना मत दिया है, उनकी किस्मत पर ताला लगाया है, तो ये ताला आखिर किसकी सत्ता का खुलेगा ये बेहद ज्यादा जरूरी देखना है। एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेगी। लेकिन जब सरकार बनेगी, अगर 2-3 कंडीशंस हम लेकर चल रहे हैं, तो आखिर किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल रहता है, और उस वक्त विधानसभा में स्पीकर की बात करें, क्या जब तक नए ओथ नहीं ली जाती तो क्या कुछ तब्दीलियां होती हैं या किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहता है, जानने के लिए हमारे साथ संविधान के माहिर कहें या इससे पहले वो हरियाणा विधानसभा में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, पंजाब विधानसभा में एडवाइजर भी रह चुके हैं, राम कुमार यादव जी। सर कैसे हैं आप? ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। सर अब 8 अक्टूबर कल का दिन, अहम दिन, 2-3 कंडीशंस जो हम आमतौर पर सुन रहे हैं। एक तो अगर सरकार क्लियर मेजॉरिटी में आती है तो वो उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए मैडम, अगर क्लियर मेजॉरिटी में आती है तो उसका प्रोसीजर पहले तो मैं ये बताता हूँ कि एक मेंबर को, एमएलए को 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। पहले तो उसे इलेक्शन जीत के सर्टिफिकेट मिलता है। जब सारी डिक्लेयर हो जाती हैं सीट्स, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू करता है। नोटिफिकेशन इशू करने के बाद 2 स्टेज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी असेंबली हो जाती है नोटिफिकेशन पर। तीसरी स्टेज जो क्रॉस करनी पड़ती है एमएलए को फुल फ्लैश राइट क्लेम करने के लिए, वो है ओथ। ओथ होती है हाउस में, तब वो तब होगी जब हाउस का सेशन फर्स्ट मीटिंग बुलाई जाएगी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट मीटिंग से ही कमेंसमेंट ऑफ द असेंबली होती है। उसकी टेन्योर जो 5 साल की स्टार्ट होगी, वो कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग से होगी। अगर इसमें क्लियर मेजॉरिटी आ जाती है तो नोटिफिकेशन के बाद राज्यपाल महोदय को कॉपी सौंप दी जाएगी। उधर से पार्टीज जो भी पावर मेजॉरिटी में आएगी वो एक्टिव हो जाएगी। और आपने देखा था कि हमारे 2019 में 25 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, 27 अक्टूबर को ओथ ले ली थी मुख्यमंत्री जी ने। तो ये अभी भी अगर कोई मेजॉरिटी में आ जाती है तो हो सकता है कि दशहरा से पहले पहले भी वो ओथ ले लें। तो अगर ऐसा हो गया तो जैसे ही वो ओथ लेते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद वो गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पीकर प्रोटेम बना दिया जाए। यानी कि हमारे आर्टिकल में स्पीकर प्रोटेम का कोई नाम या टर्म नहीं है, उसको कहते हैं ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू एडमिनिस्टर द ओथ टू द मेंबर्स, उनको ओथ दिलाने के लिए। और स्पीकर प्रोटेम जब अपॉइंट हो जाते हैं राजभवन में शपथ लेके, तो उनके 2 काम होते हैं, एक तो मेंबर्स को ओथ दिलाना और दूसरा स्पीकर का इलेक्शन कराना। इसके बाद वो भी अपनी सीट से सीज हो जाते हैं, और जो पहले स्पीकर आजकल चल रहे हैं गुप्ता जी, वो भी ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट पर सीज हो जाएंगे जैसे नए स्पीकर बनेंगे। अब नया स्पीकर जब बन जाएंगे, उसके बाद में फिर गवर्नर साहब का एड्रेस होगा। गवर्नर साहब का एड्रेस होगा, और वो कितना होगा, छोटा 4-5 पेज का होता फॉर्मल, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 176 की रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी जनरल इलेक्शन होगा उसकी फर्स्ट सेशन को गवर्नर साहब एड्रेस करेंगे, तो उसके अंदर वो एड्रेस करेंगे, उस पर बहस होगी, मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाएगा। तो ये तो प्रोसीजर होगा जब फुल मेजॉरिटी में कोई पार्टी आ जाएगी। अगर हंग असेंबली आती है तो हंग असेंबली आने में जैसे ही मेंबरों की ओथ होगी, स्पीकर साहब के इलेक्शन से पहले वो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन सीख करेंगे। तो वो पहले सीख उनको करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर का साहब का जो इलेक्शन है वो भी मेजॉरिटी से होगा। तो पहले कॉन्फिडेंस मोशन सीख करेंगे, उसके बाद स्पीकर साहब का इलेक्शन करेंगे। और मैं एक आपको बात बताऊं कि हमारी दूसरी असेंबली में पहले इलेक्शन के बाद में जब हरियाणा का हुआ था, तो ऐसे ही एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ने ओथ ले ली थी और चीफ मिनिस्टर बन गए थे, सेशन आ गया था, लेकिन उनका जो ऑफिशियल नॉमिनी था स्पीकर का वो हार गया। अच्छा। और स्पीकर साहब, सीएम साहब को इस्तीफा देना पड़ा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को। राव वीरेंद्र तब स्पीकर बने थे, वो जो अपोजिशन के थे, अपोजिशन से स्पॉन्सर्ड थे, और जो नॉमिनी गवर्नमेंट का था वो हार गए। तो उस स्टेज में भी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई,
इस्तीफा देना पड़ा। तो जब वो भंग हुई, वो चौधरी राव वीरेंद्र सिंह बने और कुछ दिन के बाद वो सरकार चलती रही और डिसॉल्व हुई। ये दो कंडीशंस आपने बता दी सर। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार बनने के कितने टाइम तक जो है सेशन, फॉर्मल सेशन जिसे हम कहें, वो बुलाना पड़ता है, कितने समय का टाइम रहता है? देखिए मैडम, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये सब डिपेंड करता है नंबर वन तो सिचुएशंस पर। अगर फुल मेजोरिटी आ गई तो भी सीएम साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब बुलाते हैं कब नहीं बुलाते, क्योंकि ऑर्डिनरी वे में भी ये 10-10, 15-15 दिन भी हो जाते हैं, और जो कुछ उनके दिमाग में कोई दूसरी बात होती है तो वो और डिले कर देते हैं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये कि वो तो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल उनका है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन उनको दूसरा फायदा जो ये होता है सेशन देर से बुलाने का, कि उनको कमेंसमेंट ऑफ असेंबली लेट शुरू होगी तो उसका टेन्योर भी लेट ही खत्म होगा। तो एक ये इनडायरेक्ट जो फायदा होता है, कुछ आदमियों को पता होती है, कुछ को नहीं, तो इसका एक फायदा ये होता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब तक बुलाया जाए कब तक नहीं, ऐसा नहीं है। एज सुन एज वर्ड कई चीज़ों के लिए दिए हुए हैं, इसके लिए नहीं दिए हुए, तो वो बुला लिया जाता। हाँ, हमारे देश में ऐसी भी स्थिति अब पैदा हुई हैं कि जब असेंबली बन गई है, सरकार नहीं बन पाई, और वहाँ पर बिना फर्स्ट सिटिंग में बुलाए के भी वो डिसॉल्व हो गई हैं। तो हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट्री वो है प्रेसिडेंट्स, वो बड़ी यूनिक है, और हमारी सिस्टम भी बड़ा यूनिक है। तो बिहार में हुआ था ऐसा 2005 में, और केरल में हुआ था 1965 में, जहाँ बिना इलेक्शन हो गए थे, कोई भी सरकार नहीं बना पाई, राष्ट्रपति शासन लगा फिर भी नहीं बना पाए, तो वहाँ डिसॉल्व हो गई असेंबली। हालांकि बिहार की गलत बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि गलत हो गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केरल की ठीक बताई थी, बिहार की गलत बताई थी। आप हंग असेंबली की बात कर रहे हैं। हंग असेंबली में हम कितने 90 विधानसभा सीटों में से किस तरीके से इसमें हम सीट्स अगर हम पार्टियों को दें अलग अलग, तो वो स्थिति कैसी है? देखिए, ये हंग असेंबली का मतलब ये कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई है, मेजोरिटी के साथ अपने मेंबर को जिता के नहीं आई है, वहाँ हंग असेंबली हो जाती है। अब हंग असेंबली जब होती है तो उसका हमारा एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया हुआ है, और वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा था कि 1970 के आसपास गवर्नर्स की एक कमेटी बनी थी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि अगर ऐसी हालत हो तो क्या हमारी गाइडलाइंस होंगी। उसकी इम्प्रूव्ड एक गाइडलाइंस आ गई सरकारिया कमीशन की, और उसकी लेटेस्ट सबसे अच्छी गाइडलाइंस जो है आजकल जो हम अडॉप्ट किए हुए हैं, वो पुंछी कमीशन की है। तो पुंछी कमीशन ये गाइड करता है कि जब उसकी पुंछी कमीशन की गाइडलाइंस ये गाइड करती हैं कि हमें इन हालातों में कैसे सरकार बनानी पड़ेगी, सबसे पहले हम किसको बुलाएंगे, फिर किसको बुलाएंगे, फिर किसको बुलाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर अगर हंग असेंबली आती है तो वह गवर्नमेंट बनेगी उसके हिसाब से। इसके अलावा सर, अगर स्थिति जिस तरीके से गठबंधन की अगर जरूरत पड़ी तो निर्दलियों का अगर समर्थन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर भी लागू रहता है? देखिए मैडम, ये हमारी एक टेन्योर अभी 2024 में जो ख़त्म हुई है, 12 सितंबर 2024 को ख़त्म हुई है, इसमें अब तो ये ख़त्म हो चुकी है, ना कोई विधानसभा रही है, ना कोई मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन पुंछी कमीशन खुद ही कहता है, गाइडलाइंस उसकी 4th ये कहती है, जब लास्ट जो उसका ऑप्शंस है कि कोई भी पार्टी जो दूसरों का समर्थन ले रही है और कुछ दूसरे आदमियों का समर्थन जो बाहर से दे रहे हैं और उनमें इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं, तो ऐसे आदमी सरकार बना सकते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट आदमी सरकार में शामिल होने का वो इशारा नहीं कर रहा है पुंछी कमीशन, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये स्पष्ट आदेश हैं कि इंडिपेंडेंट आदमी अपना स्टेटस नहीं ख़त्म कर सकता, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ, इंडिपेंडेंट अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो शामिल नहीं होंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे। ये मेरा अपना व्यू है, और सुप्रीम कोर्ट की एक ऑथोरिटी भी है, और पुंछी कमीशन भी इस बात को कहता है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी की, हालांकि अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, तो वो कब तक अपनी चेयर पर रह सकते हैं?
देखिए ये तो भी बात अब वो आ गई। अब हाँ, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो असेंबली डिसॉल्व हो गई है और अगर कोई भी नहीं बना पाएंगे तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगने के चांस अब बन जाएंगे। जब तक अगर नहीं हुआ हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि असेंबली का तो अगर असेंबली रहती तो वो 3 नवंबर तक कंटिन्यू कर सकते थे। इसका भी कोई टाइम होता है सर? सरकार बनाने का दावा कब तक आप कर सकते हैं? नहीं, इसका कोई दावा नहीं है। अभी देखिए, पहले पीछे दिल्ली में भी हुई थी और 2 एग्जाम्पल तो मैंने केरल के बिहार के आपको दिए हैं, और ऐसे बहुत सी जगह और भी हुए हैं जहाँ सरकारें बनी हैं लेकिन बहुत देर में बनी हैं। तो ऐसा कोई टाइम नहीं कि कितने दिन तक है, क्योंकि उसमें ये है कि असेंबली को अंडर सस्पेंशन रख के राष्ट्रपति शासन लग जाता है और वो वाच करते हैं राज्यपाल महोदय कि कौन सामने आता है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी के साथ। तो वो उन सिचुएशनों को देखते हैं। जब वो देखते हैं कि बार बार एफर्ट्स करने के बाद में कोई भी पार्टी मेजोरिटी के साथ हमारे सामने सरकार बनाने के लिए नहीं आ रही, तो वो 1, 2, 3, 4 पूरे अपने जो जितने भी चांसेस हैं उनको एग्जॉस्ट करके फिर राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि कोई बनाने में असमर्थ है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जैसा केरल में हुआ था, बिहार में हुआ था। तब तक सर जो विकास कार्य हैं उस प्रदेश के, वो राज्यपाल ही देखते हैं? हाँ, वो राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जी तो एक ये तो नहीं कह सकता मैं चीफ मिनिस्टर की तरह काम करते हैं, पर प्रोसीजर वही होता है, उनके एडवाइजर होते हैं, वो मिनिस्टर के तौर पर ही होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिल्कुल नहीं रुकता। हाँ, ये चीज़ है कि अगर उस चीज़ में बजट हमारी अगर अप्रैल आ जाती है, 31 मार्च आ जाती है और अप्रैल का बजट आ जाता है, तो फिर वो पार्लियामेंट पास करेगी उसको गवर्नर एड्रेस में, गवर्नर राष्ट्रपति शासन के दौरान में। तो ये थोड़ी सी फर्क हो जाता है कि हाई कोर्ट की पावर को छोड़ के सारी पावर वो पार्लियामेंट में चली जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर विधानसभा की बात करें तो उस पर भी कोई चेक या उस पर भी कोई रूल कुछ है ऐसा? देखिए, राजेश्वर प्रसाद सिंह के केस में 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था बिहार में, और राज्यपाल महोदय जी की रिपोर्ट इसी वजह से गलत बताई थी कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे शक है यहाँ की तोड़फोड़ की वो उम्मीद हो रही है और हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो बात है ये होने के चांस है, इस वजह से मैं राष्ट्रपति शासन रिकमेंड करता हूँ। लगा दिया राष्ट्रपति शासन, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं हुए थे। हरियाणा में इस तरह की कभी स्थिति देखने को मिली है सर? आप तो बहुत पहले से देखते आए हैं। नहीं, हरियाणा में तो ये हॉर्स ट्रेडिंग मैं क्या कहूँ कि दल बदल कहते हैं। दल बदल तो हरियाणा में मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। मैं तो 1979 में ज्वाइन की थी और 1982 में तो मैं उस काफिले का हिस्सा था जब हम दिल्ली से चले थे ओथ लेने के लिए चौधरी देवीलाल के साथ, और सुरेश राम को बाबू जगजीवन राम जी ने भेजा था, मैं उनके साथ था। और जब दिल्ली से हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के उल्टा मिला सब कुछ। तो मैंने बड़ी नज़दीक से देखी, लेकिन मैं पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं गया, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से अपने आप को बांध के रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है और फिर विधानसभा में किस तरीके से मेजॉरिटी होगी और सरकार बनाने के लिए कितना समय होता है, या जो भी प्रोसीजर है अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, संवैधानिक तौर पर हमने जाना, और अगर इन सभी जो भी कल रिजल्ट आने के बाद जो भी सिचुएशंस रहेंगी वो उस पर निर्भर करेगा कि आखिर हरियाणा में एक बार फिर से क्या बीजेपी की हैट्रिक लगती है, कांग्रेस सरकार बनाती है, या फिर हंग असेंबली आती है। तीनों कंडीशंस में क्या कुछ रहेगा ये आज हमने जाना। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।